जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के आंसर की के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 18 अप्रैल को मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में जो भी स्टूडेंट झारखंड से है और वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रखे थे और 18 अप्रैल को आप एग्जाम दिए हैं, तो चलिए आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, आपका ये जैकबोर्ड आपका क्लास 11th एग्जामिनेशन 2023 पेपर 2 मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, यानी जो भी स्टूडेंट ऑप्शनल पेपर के रूप में रखे थे उनका एग्जाम हुआ है, जो एडिशनल में रखे थे उनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल आपका 40 क्वेश्चन है जो कि OMR बेस्ड पर क्वेश्चन है। जैसे कि देख पा रहे हैं CMY के है ना, यहाँ पर CMY के से रिलेटेड पूछा है। तो जनरली अगर आप मेरे मॉडल सेट को देखेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन मैं दिया हूँ, है ना। CMY के और ग्रे स्केल से संबंधित दिया था मैंने। तो आपको ये मिलाना है कि आपने कितना सटीक बनाकर आया है। जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कितना सटीक क्वेश्चन बनाकर आए हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं पहला क्वेश्चन आपका CMY के हैज, और आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, मिलियंस ऑफ कलर्स, है ना, 256 कलर्स, 256 ग्रे शेड्स एंड 4 प्रिंटेड कलर्स। तो बेसिकली इनका सटीक उत्तर हो जाएगा 4 प्रिंटेड कलर्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर। ये बेसिकली आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित ये सवाल है। तो पूछा है कि वो कौन सा मेथड है जिनके माध्यम से, जिनका इस्तेमाल करके देख सकते हैं यानी प्रेषक के जानकारी प्राप्त करने में निम्न में से किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, लिसनिंग, स्पीकिंग, टेलिंग एंड राइटिंग। तो एक बात यह समझिए, यहाँ पर आपका है सुनना, बोलना, लिखना, बताना। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगला जो बंदा होगा वो कुछ अगर जैसे बात कह रहा है तो वो क्या है, सेंडर है, और हम क्या है, रिसीवर है। यानी फ्रॉम सेंडर, जब कोई कुछ इंफॉर्मेशन हमें किसी से प्राप्त करना होगा तो हम क्या हो जाएंगे, रिसीवर, और जो इंफॉर्मेशन को देगा वो कौन हो जाएगा, सेंडर। तो जो कोई अगला बंदा जो है वो अपना इंफॉर्मेशन जो हमें देगा तो हम क्या हो जाएंगे, रिसीवर। तो सेंडर यानी आपका संदेश भेजने वाला को सेंडर कहा जाता है और संदेश प्राप्त करने वाले को रिसीवर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, क्या हम सुनकर ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, या बोलकर, या लिखकर, या बताना। तो बेसिकली सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुनना। यानी अगला बंदा जब कुछ बोलेगा हमें, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से हो या फेस टू फेस इंटरेक्शन के माध्यम से हो, तो बेसिकली हम उनके बातों को सुनकर ही समझ सकते हैं, सुनकर ही उनके बातों को हम रिसीव करेंगे। समझ गए। तो बोलना जब ये खुद के सेंस में आ जाएगा तो बोलना हो जाएगा। लिखना, राइटिंग करना, जब हमें कुछ भेजना होगा तो हम बोलकर भेज सकते हैं, बातों को लिख कर भेज सकते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा मेथड होगा यूज टू रिसीव इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो बेसिकली सुनकर, लिसनिंग। नेक्स्ट है आपका करा कि हाउ मनी, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मनी PS कैन वी यूज ड्यूरिंग पब्लिक स्पीकिंग टू अवॉइड नर्वसनेस। PS मीन्स पब्लिक स्पीकिंग। बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग के दौरान जब मंच साझा कर रहे होते हुए तो हमें किन बातों में यानी किन चीजों का हम अवॉइड करना होगा, है ना। या हाउ मेनी PS कैन यू यूज, वो कौन सा मेथड होगा जिनका इस्तेमाल करके हम पब्लिक स्पीकिंग में अपने नर्वसनेस को खत्म कर सकते हैं। यानी पब्लिक स्पीकिंग के दौरान हम नर्वस ना हो, बोल्डली अच्छे से हम स्पीच दे पाए, उनके लिए हमें क्या करना होगा, वो कौन सा प्लान है। तो बेसिकली टोटल 3 प्लान है ना। 3 आपका चीज है जो कि 3PS का हम यूज करके, इस्तेमाल करके उनके अकॉर्डिंग हम पब्लिक स्पीकिंग में बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका प्लान, प्लान जरूरी है, साथ ही से प्रोड्यूस करना होगा खुद को, देन परफॉर्म। तो आपका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छे से होगा। यानी लोक भाषण के दौरान घबराहट की स्थिति से बचने के लिए हमें कितने PS का इस्तेमाल करना चाहिए, तो 3, पहला प्लान, प्रोड्यूस एंड परफॉर्म। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट। तो देखिए मैंने मॉडल सेट जो मैंने खुद से बनाया था और मैंने जो अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया था, चर्चा किया था, तो ये क्वेश्चन भी मैंने वहां चर्चा किया था।
तो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट, और इसके बारे में मैंने बताया था कि कंट्रोल प्लस एक्स आपका सही होगा। और आपको मैंने याद रखने के लिए बोला था कि x मीन्स एक्समस ट्री, तो ट्री को काटा जाता है या लगाया जाता है, और कट मीन्स काटना। इस तरह से आपको याद रखने के लिए बोला था। तो आपका क्या आ जाए, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ कट फॉर कट, तो कट कंट्रोल प्लस एक्स अगर दबाएंगे कीबोर्ड में तो ये कट का एक्शन काम करेगा। यानी कोई भी फोल्डर के ऊपर ले आके हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एक्स के माध्यम से हम कट कर सकते हैं। समझ गए? चलिए नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 5, कह रहा है हु इनकोड्स द मैसेज। बेसिकली इनकोड्स यानी संदेश का संकेतन कौन करता है, तो बेसिकली संदेश का संकेतन आपका दोनों ही हो सकता है, रिसीवर भी हो सकता है, सेंडर भी हो सकता है। समझ गए? तो आपका यहाँ बहुत पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ मैंने बताया था किस तरह के सवाल आ सकता है। तो जैसे कि पीडीएफ, पीडीएफ मतलब होता है आपका प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रोटेक्टेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लेकिन यहाँ पर आपका किसी किसी जगह में प्रोटेक्टेड लिखा हो रहता है, लेकिन यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है, हमें पोर्टेबल लेना होगा। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये आपका सही हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पोर्टेबल डायरेक्ट फॉर्मेट नहीं होगा, पोर्टेबल डायरेक्ट फाइल नहीं होगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं होगा, ये आपका फॉर्मेट होगा। यानी पोर्टेबल कहने का मतलब कि हमें, जैसे मेरे पास कोई एक फाइल है और वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो उस पीडीएफ फॉर्मेट को हम इजीली आपके पास भेज सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या टेलीग्राम के माध्यम से हो। तो पोर्टेबल कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह को जब जगह पर इजीली किसी चीज को भेजा जाता है तो उन्हें पोर्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द यूज ऑफ लैसो टूल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में प्रैक्टिकल करने के दौरान हम जब इमेज में लैसो टूल का इस्तेमाल करते हैं, किसी बेसिकली किसी फोटो है उनके एरिया को क्या करते हैं सिलेक्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बेसिकली जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये मेरा फोटो है, ये मैं हूं, और यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड आपका रिमूव किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम अपने सिलेक्ट कर लिए हैं, सिलेक्शन करके हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव करके रखे हैं। तो यहाँ पर फोर सिलेक्शन का काम करेगा लैसो टूल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका जेपीईजी का फुल फॉर्म, है ना। तो जेपीईजी के फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड एज प्राइमरी कलर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पहली बात यहाँ पर समझिए कि प्राइमरी कलर क्या क्या है। तो ट्रिकी मेथड में याद रखने का बोला था, RYB याद रखना है, R फॉर रेड एंड Y फॉर येलो एंड B फॉर याद रखना था ब्लू। तो ये एक बात यहाँ पर ऑप्शन देखिए और समझिए। येलो तो आपका क्या है कि येलो इज अ टाइप ऑफ प्राइमरी कलर, यहाँ पर देख सकते हैं येलो है आपका, लेकिन क्या ग्रीन है? नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बोथ एंड, बोथ 1 एंड 2 एंड है और 4 है नन ऑफ दिस। तो एक बात यहाँ पर समझिए, ग्रीन जो है ये एडिटिव कलर, आप सुने होंगे RGB। तो बेसिकली एडिटिव प्राइमरी कलर का उदाहरण है RGB, यानी आपका ग्रीन, है ना। तो आपका ग्रीन क्या है? ये आपका कहीं ना कहीं एडिटिव प्राइमरी कलर का ही पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज यूज्ड एज प्राइमरी कलर। अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो प्राइमरी कलर का प्रकार जो है येलो है ना। ग्रीन आपका सेकेंडरी कलर का पार्ट है, लेकिन ग्रीन कहीं ना कहीं RGB का भी पार्ट है, और RGB इज ऑल्सो कॉल्ड एडिटिव प्राइमरी कलर्स। तो आपका बॉथ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम बॉथ में टिक लगाएंगे, लेकिन अगर बॉथ नहीं रहता तो हम येलो में ही टिक लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट पेंसिल टूल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में कट के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं? तो बेसिकली Shift+B हम यूज करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 11, करा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव गुड, यानी फेशियल एक्सप्रेशन। गुड फेशियल एक्सप्रेशन कब कहलाएगा, यानी कौन सा एक सकारात्मक चेहरे की मुद्रा है? तो स्टार्ट हार्ड, लुकिंग अवे फ्रॉम द स्पीकर, रिंकल्ड फॉरहेड,
नॉडिंग व्हाइल लिसनिंग, तो बेसिकली ये घूर कर देखना नहीं होगा, वक्ता से नजरें फेरना नहीं होगा, है ना, माथे पर सिकन नहीं होगा, सुनते हुए सिर हिलाना। जब हम वक्ता की बातों को सुनते हैं और जब हम प्रश्न होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें गुड फील होता है, तो कहीं ना कहीं हम सिर हिलाते हैं, है ना, और उनके मनोबल को बढ़ाते हैं। तो बेसिकली नॉडिंग व्हाइल लिसनिंग ये हो जाएगा सटीक ऑप्शन, यानी प्रश्न संख्या 11 का सटीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 12 देखिए, 24 बिट इमेज इज, इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था जब मॉडल सेट मैंने चर्चा किया था, तो मैं बताया था आपको कि ये आरजीबी क्या है, चैनल है, और कितने चैनल का है, 3 चैनल है इनमें, आर एक चैनल, जी एक चैनल, बी एक चैनल, और प्रत्येक चैनल 8 बिट्स का होता है। CMOI के मैंने बताया था आपको, इसमें कितने चैनल, जितना लेटर है उतना चैनल है यहाँ पर, तो 1 2 3 और ये चौथा चैनल, और प्रत्येक चैनल 8 बिट्स का, तो इसका मतलब 8 इंटू 4, यहाँ पर CMOI के मॉडल 32 बिट्स का होगा, और RGB जो है वो आपका 8 इंटू 3 यानी आपका 24 बिट्स का होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 24 बिट इमेजेस, तो किस में होगा, RGB में, तो आपका ये RGB सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 13, डॉट डॉट कैन बी अचीव बाय एडिंग ब्लैक कलर टू एनी ह्यू, तो बेसिकली वो शेड में होता है, शेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कैन बी अचीव बाय एडिंग, ब्लैक से हम क्या करते हैं, कोई भी ह्यू कलर को मिक्सअप करने के बाद हमें शेड प्राप्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछा है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये आपका इन जनरल क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, जीके जीएस से संबंधित टाइप का। तो बेसिकली ये कह रहा है गैर नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत, कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड है आपका, और आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, गैर नवीनीकरण योग्य और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत आप पढ़े होंगे। तो बेसिकली यहाँ बताना है कि कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है पावर बैंक, LPG, सौर बैटरी कहा है, सौर ऊर्जा नहीं कहा है, यहाँ सौर यानी सोलर बैटरी के बारे में कहा है, तो बेसिकली इनमें से सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा, यानी पावर बैंक भी नवीनीकरण है ना, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है, LPG भी है, सौर बैटरी भी है, यानी गैर नवीनीकरण योग्य कहने का मतलब कि वैसा संसाधन है ना जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जिनका स्रोत जो है वो सीमित हो। लेकिन अगर जैसे बात करें हम, जैसे सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, यानी आपका जब सोलर प्लेट हम लगाते हैं, तो सोलर प्लेट का क्या करता है, सूर्य के ताप से ये सोलर जो है वो हीट होता है और बैटरी चार्ज होता है, तो ये सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा, ये आपका नवीनीकरण हो जाएगा, समझ गए, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा, समझ गए, ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी का टाइप है, लेकिन यहाँ पर पूछा है नॉन रिन्यूएबल। तो पावर बैंक, मान लीजिए मोबाइल का पावर बैंक है, तो 2-3 मोबाइल चार्ज करेंगे खत्म हो जाएगा, समझ गए। एलपीजी, एलपीजी भी क्या है, एक सीमित संसाधन है, आज अवेलेबल है, हो सकता है 100 साल बाद एलपीजी ना रहे। सौर बैटरी यानी सोलर बैटरी, बैटरी भी 4 से 5 घंटा बैकअप देता है, खत्म हो जाता है, लेकिन सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी जो है ये जब तक धरती रहेगा तब तक सूर्य रहेगा। या फिर जैसे जल विद्युत कहते हैं, तो जल विद्युत भी ये आपका क्या है, नवीनीकरण योग्य ऊर्जा संसाधन है या ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 15, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ ग्रीन इकोनॉमी इन द कंट्री, ये आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका ये सवाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन है आपका गवर्नमेंट है, सोशल वर्कर्स है, इंडिविजुअल सिटीजन्स है, एंड ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ समझने की जरूरत है, यहाँ पर कह रहा है कि ये आपका ग्रीन इकोनॉमी के लिए यानी आपका हरित अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो इनके लिए आपका गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट इनको हरित क्रांति को बढ़ावा दे रहा है, सामाजिक जो सोशल एक्टिविस्ट होता है इनका भी एक अहम योगदान है, व्यक्तिगत नागरिक पर्सनली इंडिविजुअली हमें भी हरित क्रांति के बारे में जानना होगा, समझना होगा। तो आपका प्रश्न संख्या 15 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये हरित क्रांति क्या है, इनके माध्यम से जो
बीज रोपण किया जाता है, ये आपका अधिक से अधिक फसल उत्पादन करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है आपका which of the following action will promote green economy, यानी आपका कौन सी प्रक्रिया हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगी? गैर नवीनीकरण संसाधन का प्रयोग, सतत विकास या सामाजिक सुरक्षा या रोजगार निर्माण। तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन करेगा यह क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इनका सटीक उत्तर हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी जिसे सतत विकास। सतत विकास कहने का मतलब, ये मैं याद है मुझे, मैं वर्ग अष्टम में पढ़ा था, क्लास 8 में शायद। तो उसमें एक ऑप्शन है आपका ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी या साइंस में, सतत पोषणीय का विकास। सतत पोषणीय कहने का मतलब कि हमें संसाधन का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन प्रकृति को बिना ह्रास किए, यानी प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए मानव अपने जरूरतों को पूरा करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो यही है आपका सतत विकास, यानी हमें हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है ना, हमें जरूरत भी पूरा हो जाए और इन्वायरमेंट को नुकसान भी ना पहुंचे। तो इन्हीं को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी जनरल नॉलेज से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनपीसीसी इज अ नेशनल एक्शन डॉट डॉट वन क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली यहाँ पर एक बात समझिए, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, लेकिन यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा है, नेपसीसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान होता है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 18, क्वेश्चन नंबर 18, डू यू थिंक पीपल लिविंग इन हिल स्टेशन कैन स्किप टेकिंग बैथ फॉर मैनी डेज? मान लीजिए कोई हिली एरिया में रह रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में रह रहा है, तो आपके विचार के अनुसार क्या वहां पर रहने वाले लोग कई दिनों तक बिना नहाए रह सकता है? तो कहीं नहीं रह सकता। बहुत सारा आदमी 10 साल तक नहीं नहाता है, इस तरह का मीडिया में खबर आप सुने होंगे, है ना। तो यह कह रहा है क्या नहीं, जलवायु का ध्यान किए बिना इंसान को रोज नहाना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर पानी का किल्लत है, तो हमें वह पानी पीने के लिए नसीब नहीं होता है, तो हम रोजाना कैसे नहाएंगे? तो इसलिए हमें वहां के जलवायु को ध्यान में रखते हुए हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सही है। ठंडी जलवायु में रहने वाले लोगों के लिए कई दिनों तक नहीं नहाना स्वीकार्य है, ये भी सही बात है। मान लीजिए कोई जम्मू एंड कश्मीर या कोई ठंडे प्रदेश में रह रहा है, बर्फीला एरिया में रह रहा है ना, चारों ओर बर्फ के चादर से ढका हुआ है, तो क्या लोग वहां रोजाना नहाना पॉसिबल है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है। वहां पर ठंडी जलवायु के हिसाब से वहां पर लोग नहाना स्वीकार करते हैं, महीना में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, जिसको जिस तरह समझ में आता है। नेक्स्ट है, यदि आप स्वयं को गीले कपड़े से पोंछ ले तो वही पर्याप्त है। बहुत सारे लोग बिना नहाए सिर्फ अपने बॉडी को गीला कपड़ा करके पोंछ लिया, तो वो उसमें खुश है। तो इसलिए आपका प्रश्न संख्या 18 के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है आपका, योर फैमिली हैज मूव्ड टू अ न्यू होम, योर नेक्स्ट डोर नाइबर पेज अ विजिट, व्हाट शुड यू डू? यानी आप क्या कर रहे हैं, अपना घर जो है स्थानांतरित कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, और आपके निकटतम जो पड़ोसी होंगे और आपसे मिलने आए, तो आप क्या करेंगे वहां पर? तो उन्हें बताया कि आप स्थानांतरित के मध्य में हैं और बात नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप अपने एक जगह से दूसरे जगह घर ले गए तो आप पड़ोसी से बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उत्तेजित होकर उन्हें बताया कि वो बिना सूचना दिए आ गए। ऐसा नहीं करना है। जब आपके घर में मेहमान आए तो आप उनको डांट के भगा देंगे क्या? नहीं ना। चाहे वो पड़ोस आए या मेहमान आए, जरूर बैठने बोलेंगे। झूठी मुस्कान दिखाकर उन्हें जाने के लिए गए, अब थोड़ा सा मुस्कुरा दिए, अच्छा हो गया, आप अब जा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है, चाहे पड़ोसी हो, अपना आदमी हो या पराया हो। अगर आपका घर आ रहा है तो आपका अतिथि देवो भव करना है, उनका स्वागत करें और अपने परिवार से परिचय कराएं और आने के लिए धन्यवाद करें, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, प्रश्न संख्या 19 का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर देयर? तो बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में बात करूं अगर, है ना, यानी जो बिजनेस एक्टिविटीज का ये सिस्टम होना चाहिए, यानी बिजनेस जो एक्टिविटीज यानी व्यावसायिक गतिविधि के बारे में यहाँ पर पूछा है। किसके बारे में पूछा है? व्यावसायिक गतिविधि के बारे में पूछा है। तो बेसिकली व्यावसायिक गतिविधि के बारे में अगर जैसे बात किया जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। तो यहाँ पर हमें सटीक उत्तर में टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर 3 में टिक लगाना है, यानी प्रश्न संख्या 20 का जो सटीक ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये जो 3
ये जो 3 एक्टिविटीज है ये क्या क्या है समझिए। पहला है आपका फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग बिजनेस, अब फाइनेंस ही याद रखिए सिंपली। और दूसरा है आपका इन्वेस्ट, और तीसरा आप याद रखिए ऑपरेटिंग, यानी फाइनेंस जैसे लोन से संबंधित है, इन्वेस्ट करना, इसके बाद ऑपरेटिंग करना यानी उनको संभालना। तो बेसिकली ये 3 एक्टिविटीज हैं जो कि बिजनेस के टाइप्स है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट की ऑफ जस्टिफाई। तो बेसिकली शॉर्टकट की जस्टिफाई के लिए यूज करते हैं Ctrl+Z। तो यानी क्वेश्चन नंबर 21 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। एंड नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 22, माउस इज एन, माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली माउस जो है इनपुट डिवाइस है। ऐसा नहीं कि आपने बहुत देखा उन पर टिक लगा दिया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है व्हाट इज गूगल क्रोम। आप यहाँ पर सोचे होंगे अच्छा ये तो सर्च इंजन है, अच्छा ये वेबसाइट है, अच्छा ये ब्राउजर भी होगा, अच्छा ऑल ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं है। आपका गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम जो है ये आपका एक ब्राउजर है, समझ गए। जिस प्रकार ओपेरा मिनी क्या है, एक ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स ये क्या है, एक ब्राउजर है। तो ये गूगल क्रोम भी क्या है, एक ब्राउजर है। तो ब्राउजर में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है आपका द लाइटनेस ऑफ कलर इज नोन एज। तो बेसिकली वैल्यू इनका सटीक उत्तर हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ येलो एंड रेड। बेसिकली ये भी मॉडल सेट में मैंने इस क्वेश्चन को दिया हूं। तो येलो और रेड को मिक्स करेंगे तो ऑरेंज कलर बनेगा। नेक्स्ट है आपका वेयर इज CMY की यूज्ड। CMY की यूज्ड हम किस चीज के लिए करते हैं, तो इससे पहले आप जानते हैं प्रिंटेड कलर के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं आपका। लेकिन यहाँ पर आपका है प्रिंट के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इनका कलर इस्तेमाल होता है। कहीं नहीं, मान लीजिए प्रोजेक्ट में कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी में अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग रंगों का होता है। तो ये आपका वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करेगा CMY के बेस्ड पर। उसी तरह है प्रिंट मीडिया, जैसे हमें कोई प्रिंट करना है, कोई भी हमें जेरोक्स करना है, कलर प्रिंट हो या अन्य प्रिंट हो, तो बेसिकली ये CMY के बेस्ड, CMY के मॉडल पर आधारित ही हमें प्रिंट करता है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्क करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3rd सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, CPU स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन इजी है और कई एक बार आप प्रैक्टिस किए होंगे। तो C फॉर सेंट्रल, P फॉर प्रोसेसिंग, U फॉर यूनिट, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट है आपका 28, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ सेव्ड फाइल। कोई भी सेव फाइल को हम ओपन करने के लिए हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे और वो शॉर्टकट की हो जाएगा Ctrl+O। एक बात समझिए, O फॉर ओपन आप याद रखिए। तो कोई भी फाइल सेव है तो हम Ctrl+O दबा के हम फाइल को ओपन करेंगे। नेक्स्ट है आपका 29, अनडू, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना। इनके शॉर्टकट कीज के बारे में भी मैंने बताया था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किस टाइप के कमांड्स है। ये व्यू कमांड्स है, स्टाइल कमांड्स है, फाइल कमांड्स है, ये एडिट कमांड्स है। तो इनका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, एनी अनडू, कट, कॉपी एंड पेस्ट और एडिट कमांड्स। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज हाई व्यू पॉइंट। तो बेसिकली ये कैमरा एंगल्स एंड मूवमेंट्स वोकेशनल स्किल्स के अंतर्गत यूनिट 2 में आप पढ़े होंगे। तो ये बेसिकली इनका सटीक उत्तर हो जाएगा कैमरा शॉट्स। आप इनके देखे होंगे एक हाई, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये आपका एक कैमरा है। तो इनको 3 पोजीशन से फोटो लिया जाता है, एक आपका हाई पॉइंट से और एक है आपका मिडिल पॉइंट से और एक आपका लोअर पॉइंट से। तो ये कह रहा है हाई व्यू पॉइंट। तो ये क्या हो जाएगा, कैमरा शॉट हो जाएगा। यानी हाई ऊंचे जगहों में, यानी ऊंचे कैमरा स्टैंड में कैमरा को रख के हाई व्यू पॉइंट से हम क्या लेते हैं, कैमरा से शॉट लेते हैं, यानी वीडियो या फोटो को कैप्चर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, कैमरा शॉट। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज एरियल। बेसिकली ये एरियल जो है एक कैमरा मूवमेंट का टाइप है ना। एरियल, एरियल पढ़े होंगे, एरियल शॉट, पैन शॉट, इस तरह से। तो बेसिकली एक कैमरा मूवमेंट में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज एरियल, तो ये कैमरा मूवमेंट, एरियल इज अ कैमरा मूवमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 32, मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ। मार्केटिंग किसका पार्ट है, प्री प्रोडक्शन का, है ना, प्रोडक्शन का या पोस्ट प्रोडक्शन का। तो बेसिकली यहाँ ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। प्री मीन्स पहले, मार्केटिंग आपका हमें देखना होगा कोई भी प्रोडक्शन बनाने से पहले भी, प्रोडक्शन बनाने के दौरान भी हमें मार्केटिंग के एनालिसिस जरूरी है। कोई भी प्रोडक्शन जब हो गया, उत्पाद बन गया,
तो भी हमें मार्केट का एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है आपका 33, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन का प्रकार नहीं है, और ये आप पढ़े होंगे, है ना, आपका ये पढ़े होंगे आप वोकेशनल स्किल्स के अंतर्गत, है ना, आप पढ़े होंगे। जैसे आपका प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत क्या होता है, ये प्री प्रोडक्शन का टाइप एनिमेशन भी है, स्टोरी बोर्ड भी है और कैरेक्टर डिजाइन भी है। लेकिन ये स्क्रिप्ट्स भी वोकेशनल स्किल्स के अंतर्गत जो भी आप जब आप प्री प्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इसमें आपका कोई भी टाइप नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका वोकेशनल स्किल्स के अंतर्गत डिजिटल फोटोग्राफी एंड प्री प्रोडक्शन है। तो डिजिटल फोटोग्राफी एंड प्री प्रोडक्शन में यही चीज मुझे दिखाना था, जो कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर कर रहा है कि डज नॉट इंक्लूड प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप यूनिट 2 के अंतर्गत हम जाएंगे प्री प्रोडक्शन पर, और यहाँ पर प्री प्रोडक्शन में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। कौन आप यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्री प्रोडक्शन, तो डज नॉट इंक्लूड प्री प्रोडक्शन। तो बेसिकली प्री प्रोडक्शन के अंदर देख सकते हैं हम स्टोरी बोर्ड पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर स्टोरी बोर्ड है, तो स्टोरी बोर्ड तो आपका क्या है, प्री प्रोडक्शन का टाइप है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर डिजाइन, देख सकते हैं क्वेश्चन में कैरेक्टर डिजाइन भी यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट है आपका, आप प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत मॉडल सीट भी पढ़ते हैं, आप एक्सप्रेशन सीट्स भी पढ़ते हैं और एनिमेटिक्स भी पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एनिमेटिक्स यानी एनिमेशन भी दिया हुआ है। तो प्री प्रोडक्शन में हम एनिमेशन भी पढ़ते हैं, स्टोरी बोर्ड भी पढ़ते हैं और कैरेक्टर डिजाइन भी। लेकिन आपका क्या, हम स्क्रिप्ट्स यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं। इसका मतलब स्क्रिप्ट्स नहीं, आपका स्क्रिप्ट्स क्या हो जाएगा, प्री प्रोडक्शन का टाइप नहीं होगा। प्री प्रोडक्शन का टाइप नहीं होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 33 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है 34, इन विच मेनू इज प्रिंट विथ प्रीव्यू ऑप्शन अवेलेबल इन फोटोशॉप। फोटोशॉप में हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को या कोई इमेज को प्रिंट या प्रीव्यू करने के लिए हम किस में क्लिक करके हम देखते हैं। तो बेसिकली ये आपका एडिट ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन है, विंडोज है एंड इमेज। तो कोई भी फाइल को या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स को या कोई भी इमेज को हम प्रिंट या प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए हम फाइल में जाके क्लिक करते हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, ब्लर इज अवेलेबल इन मेनू इन फोटोशॉप। तो बेसिकली फोटोशॉप के अंतर्गत ब्लर ऑप्शन जो है कहाँ पर, किस में है, लेयर में है, सिलेक्ट में है, व्यू में है या फिल्टर में। तो बेसिकली 35 का सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फिल्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36, which shortcut key is used to select slice tool। एडोब फोटोशॉप के अंतर्गत स्लाइस टूल का इस्तेमाल करते हैं हम, शॉर्टकट की के रूप में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका 37, द एक्सटेंशन नेम ऑफ एक्सेल। देखिए एक्सेल आपको थोड़ा बहुत एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत देखना होता है, लेकिन आपका यहाँ पर उम्मीद भी नहीं था कि एक्सेल से रिलेटेड सवाल पूछेगा, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया है। तो बेसिकली एक्सेल के एक्सटेंशन, जिस प्रकार नेटिव फाइल फॉर्मेट एडोब फोटोशॉप में पढ़ाए थे एक्सटेंशन के बारे में कि .psd होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल के बारे में पूछा है। तो एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है वो .xls होता है, .xls। यानी प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट है आपका 38, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज फोटोशॉप। बेसिकली फोटोशॉप जो है वो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली कंप्यूटर के अंतर्गत जो फोटोशॉप होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है उनको। यानी प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है आपका 39, करा है व्हाट इज पैराग्राफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए यहाँ पर a group of sentences, a group of letters, a group of words या all of these। तो यहाँ पर सवाल को समझते हैं पहले। ऑप्शन नंबर 1 और 4 को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में जो पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग, क्या वो वाक्यों का समूह है, क्या वो अक्षरों का समूह है या शब्दों का समूह है। ऐसे तो आपका किसी भी पैराग्राफ के अंतर्गत वाक्यों का समूह भी आता है, अक्षरों का समूह भी आता है और शब्दों का समूह। तो मैंने क्लास में बताया था यहाँ पर कि देखिए कि दो या दो से अधिक लेटर मिलकर क्या बनता है, यानी दो से अधिक अक्षर मिलके एक शब्द बनाता है। यानी कई दो या दो से अधिक लेटर मिलके
एक वर्ड का निर्माण करता है। और दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द या दो या दो से अधिक वर्ड मिलके एक सेंटेंस बनाता है ना, सेंटेंस। और दो या दो से अधिक सेंटेंस मिला के क्या करता है, एक पैराग्राफ का निर्माण करता है। तो वही कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी अगर एक, है ना, दो या दो से अधिक लेटर्स को आपस में मिलाएंगे तो आपका एक वर्ड का निर्माण करेगा, और दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाएंगे तो आपका एक सेंटेंस बनेगा, और दो या दो से अधिक सेंटेंस आपस में मिलाएंगे तो एक पैराग्राफ बनेगा, है ना। तो यही चीज यहाँ पर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज पैराग्राफ इन इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिकली पैराग्राफ क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस के मिलन को पैराग्राफ कहलाता है, यानी वाक्यों के समूह को पैराग्राफ कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है तो हम ऑल ऑफ दीज पर ही टिक लगाएंगे, है ना, क्योंकि वाक्यों का समूह, क्योंकि आपका इनमें अक्षरों का समूह भी आ जाता है, शब्दों का समूह भी आ जाता है एक पैराग्राफ के अंतर्गत, और वो आपका वाक्यों का समूह भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 में हम टिक लगाएंगे। अगर ऑल ऑफ दिस नहीं रहता तब हम ये ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को सिर्फ टिक लगाने हैं। अगर नॉन ऑफ दिस रहता और यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, इस दृष्टिकोण से एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस में सिर्फ टिक लगाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन, द करेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन नहीं पूछा है, यहाँ पर नॉन वर्बल पूछा है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि क्या वीडियो कॉल नॉन वर्बल का टाइप होगा, या न्यूज़पेपर होगा, या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली बहुत कोई न्यूज़पेपर को टिक लगाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फेस टू फेस इंटरेक्शन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है। यानी आप देखे होंगे तो बेसिकली यहाँ पर जैसे मैं देखे आपने कि वीडियो कॉल ऑप्शन है, न्यूज़पेपर है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, एंड नन ऑफ दीज है। तो चलिए सबसे पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत ये कुछ देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, गेस्चर, जिसे बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है, टच, और जैसे कि देख पा रहे स्पेस एंड आई कॉन्टेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन को फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो कहीं ना कहीं ये आपका फेस टू फेस देख सकते हैं, ये फेस टू फेस ही कर रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का करेक्ट एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, तो ये आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी आपका प्रश्न संख्या 40 के, यानी क्वेश्चन नंबर 40 के सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से आपका 40 क्वेश्चन का आंसर की खत्म होता है। इस 40 क्वेश्चन में डिस्कस करने के दौरान, आंसर की चर्चा करने के दौरान किसी भी क्वेश्चन को लेकर यदि मन में आपका कंफ्यूजन है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर संपर्क करें, जरूर बताएं कि सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज है, इस ये आंसर की नहीं होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, या कोई भी कंफ्यूजन हो इस चर्चा के दौरान। ठीक है, धन्यवाद।